अस्सलामुअलैकुम। आप लोग को मेरी आवाज़ आ रही है? इतनी अभी क्लियर नहीं आ रही है आप लोग को? ये बाकी जो लड़के हैं उनको मेरी आवाज़ जो है क्लियर आ रही है या नहीं? अभी चेक करें कि क्लियर है या नहीं। अभी भी स्लो है। खाना से मसाला था शोर राजी से मसाला भटकी की भटकी आवाज़ को भटकी की ना। Para Martina sa speaker ko manila ko na yamay ko manila lo speaker ko manila ko na sila na speaker ko na ko kaya malawi no mo raw po na si tata puwede tatawag na si ganun. Basta check ko yung side ka na side. Ayun class start ko. Nama screen touch the carry. तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 15 है और लेक्चर नंबर 15 में हम जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था फोर्सेस एक्टिंग ऑन डैम उसको हम कंटिन्यू करेंगे और आज हम अर्थक्वेक फोर्सेस के बारे में जो है पढ़ेंगे। ये अर्थक्वेक फोर्सेस का जो इफेक्ट है और उसको हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं डैम के ऊपर वो आज जो है हम पढ़ेंगे। So an earthquake set random vibrations means waves in the earth crust which can be resolved in any three mutual perpendicular direction. This motion causes the structure to vibrate. अर्थक्वेक को जो है हमारे पास वो क्या करती है कि वाइब्रेशन जो है हमारे स्ट्रक्चर के अंदर जो है प्रोड्यूस करती है। अर्थक्वेक जो है वेव्स जो है क्रिएट करता है जिसकी वजह से हमारे स्ट्रक्चर के अंदर जो है वाइब्रेशन जो है प्रोड्यूस होती है।
The waves impart acceleration to the foundation under the dam and causes its movement. इन वेव्स की वजह से, अर्थिक वेव्स की वजह से हमारा जो फाउंडेशन है उसके अंदर जो है मूवमेंट जो है क्रिएट होती है. Acceleration introduces an inertia force in the body of the dam and sets up stress initially in the lower layers and gradually in the whole body of the dam. इनिशियली जब अर्थक्वेक आता है तो हमारा जो नीचे जो फाउंडेशन है तो उसकी मूवमेंट जो है स्टार्ट होती है और आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली जो है वो मूवमेंट जो है पूरी बॉडी ऑफ द डैम के अंदर वो फैल जाती है. यानी कि वो वाइब्रेशन जो है टॉप तक या पूरे बॉडी ऑफ द डैम में जो है फैल जाते हैं. The vibration intensity of ground expected at any location depend upon the magnitude of the earthquake, the depth of focus, distance and the from the epicenter and the strata on which the structure stand. जो वाइब्रेशन की इंटेंसिटी है तो वो डिपेंड करती है लोकेशन के ऊपर और साथ ही साथ मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड के ऊपर और वो जो और हमारा जो स्ट्रक्चर है तो वो कौन से स्ट्रेटा के ऊपर जो है रेस्ट कर रहा है और दूसरा हमारा जो लोकेशन है तो वो अर्थक्वेक लोकेशन से कितने डिस्टेंस पर है. तो ये सारी चीज़ों के ऊपर जो है अर्थक्वेक इंटेंसिटी जो है वो डिपेंड करती है. The response of the structure to the ground is a function of nature of the foundation soil material, form, size and mode of the construction structure and the duration of the intensity of ground motion. और अर्थक्वेक जो अर्थक्वेक को हमारा जो रिस्पॉन्स है, हमारा जो स्ट्रक्चर जो रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है ग्राउंड वाइब्रेशन को, तो वो डिपेंड करता है हमारा नेचर ऑफ सॉइल के ऊपर, जो ग्राउंड सॉइल करता है, मटेरियल के ऊपर, फॉर्म जिस चीज़ से हमने बनाया उसको, साइज के ऊपर, उसके साइज के ऊपर डिपेंड करता है और साथ ही साथ जो है ड्यूरेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ग्राउंड मोशन के ऊपर जो है ये डिपेंड करता है. Earthquake causes impulsive ground motion which is complex and irregular in character, changing in amplitude for small duration. हमारे पास जो earthquake है वो हमारे पास impulsive ground motion जो है कॉज करती है, जो कि इरेगुलर डायरेक्शन में या करेक्टर में होती हैं और साथ ही साथ उनके जो टाइम पीरियड है और एम्पलीट्यूड है वो चेंज होते रहते हैं स्मॉल ड्यूरेशन के ऊपर. Earthquake is not likely to occur simultaneously with wind or maximum flood level और maximum sea waves. हमारे पास जो अर्थक्वेक है तो वो नॉर्मली जो है हमारे पास एक साथ जो है अगर नहीं होती, यानी कि अगर आपके पास मैक्सिमम विंड कंडीशन है या मैक्सिमम फ्लड कंडीशन है तो उस केस में आप जो है साइमल्टेनियसली अर्थक्वेक उसके साथ जो है, यानी कि एक साथ अर्थक्वेक उसके साथ अगर नहीं होता, यानी कि ये दोनों या तीनों चीज़ें जो है एक साथ जो है अगर नहीं होते. The value of elastic modulus of material wherever required may be taken as for the static analysis unless a more definite value is available for use in such condition. हमारे पास जो इलास्टिक मॉडुलस ऑफ मटेरियल है उसको जो है हम यूज करते हैं जहाँ कहीं भी रिक्वायर्ड हो, ठीक है. और स्टैटिक एनालिसिस जब तक हमारे पास जो है डेफिनेट वैल्यू जो है हमारे पास मौजूद ना हो सच कंडीशंस के लिए. Whenever earthquake forces are considered along with the other normal design forces, the permissible stresses in material in the elastic method of design may be increased by 1/3. जबकि हमारे पास जो अर्थक्वेक फोर्सेज है उनको जब हम कंसिडर करते हैं नॉर्मल डिज़ाइन के साथ, तो हमारे पास जो परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू होती है मटेरियल के लिए तो उसको हम इंक्रीज कर ले, वो हमारे पास जो है इंक्रीज हो जाती है बाय 1/3. यानी कि हमारे पास जो है अगर कोई मटेरियल है उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है तो उसकी जो स्ट्रेस प्रॉपर्टीज़ है तो वो बाय 1/3 जो है वो इंक्रीज हो जाती है अगर हम जो है नॉर्मल डिज़ाइन के साथ अर्थक्वेक डिज़ाइन को भी कंसिडर करें. For the purpose of determining the seismic forces, the country is classified into 5 zones. ये हमारे पास पाकिस्तान का मैप है, ठीक है. पूरी कंट्री को जो है 5 सीस्मिक जोन में जो है डिवाइड किया गया है. पहला जो जोन है उसका जो उसको जोन 1 कहते हैं, दूसरे को जोन 2A कहते हैं, तीसरे को जोन 2B, चौथे को जोन 3 और पांचवे को जो है जोन 4.
और ये जो है कि साथ ही साथ ब्रैकेट में जो है पी ग्राउंड एक्सेलरेशन गिवन है। जो रेड जोन्स हैं ये जो है सबसे जो है क्रिटिकल जोन्स है, और यहाँ पर जो अर्थक्वेक की एक्सेलरेशन है, ग्राउंड एक्सेलरेशन है, तो वो सबसे ज़्यादा होती है। The earthquake force experienced by a structure depend on its own dynamic characteristics in addition to those of the ground motion. हमारे पास जो अर्थक्वेक फोर्स है, हमारा जो स्ट्रक्चर उसको जो एक्सपीरियंस करता है, तो वो हमारे स्ट्रक्चर के डायनेमिक्स के ऊपर जो है डिपेंड करता है, और साथ ही साथ जो है ग्राउंड मोशन के ऊपर जो है डिपेंड करता है। Response spectrum method takes into account these characteristics and is recommended for use in case where it is desired to take such effect into account. IS 1893 in 1893 to 1984 code specifies डिजाइन क्राइटेरिया अंडर अर्थक्वेक कंडीशन। इस कोड के थ्रू जो है हम डिजाइन क्राइटेरिया जो है स्पेसिफाई करते हैं अर्थक्वेक कंडीशंस के लिए। As per IS code, the dam up to 100-meter height, the seismic coefficient method shall be used for the design of dam. हमारे पास अगर हमारे पास जो डैम की हाइट है अगर वो 100 मीटर तक है, तो उसके लिए जो है हम सीस्मिक कोएफिशिएंट मेथड जो है यूज करते हैं फॉर द डिजाइन, while for the dams over 100 meter height the response spectrum method shall be used. और अगर हमारे पास जो डैम की हाइट है अगर वो 100 मीटर से ज़्यादा है, तो उस केस में हम जो है रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मेथड को जो है हम यूज करेंगे। सो ये दो मेथड्स हैं। अगर आपके पास जो है डैम की हाइट 100 मीटर से कम है तो आप सीस्मिक कोएफिशिएंट मेथड यूज करेंगे, और अगर आपके पास जो है डैम की हाइट 100 मीटर से ज़्यादा है तो आप रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मेथड जो है वो यूज करेंगे। Basic seismic coefficient and seismic zone factor F0 and F1 in different zones shall be taken as given in table. Uh, the design seismic forces shall be computed on the basis of Gordon's factors I and soil foundation system beta. In seismic coefficient method, the design values of horizontal seismic coefficient alpha h shall be computed as alpha h is equal to beta I into alpha naught. ये जो है हमारे पास फॉर्मूला है सीस्मिक कोएफिशिएंट मेथड में, जिसको हम यूज करके हम होरिजॉन्टल हमारे पास जो सीस्मिक फोर्सेज है उसको हम जो है कंप्यूट करते हैं। इसमें हमारे पास ये जो बीटा है, अल्फा है और अल्फा नॉट है, इनकी वैल्यूज हमारे पास जो है नीचे जो टेबल है उनके अंदर जो है हमारे पास जो है गिवन है। तो उन टेबल से जो है हम ये वाले टेबल्स के हम जो है आई ये आई की वैल्यू एफ नॉट, अल्फा नॉट, और यहाँ से जो है हम बीटा की वैल्यू जो है लेके इन फॉर्मूलाज में पुट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है अल्फा एच की वैल्यू जो है आ जाती है। इन रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मेथड फॉर ये जो है ये पहला जो फॉर्मूला है ये हमारे पास सीस्मिक कोएफिशिएंट मेथड का फॉर्मूला है। In response spectrum method, the response acceleration coefficient is first obtained for the natural period and damping of the structure, and the design value of the horizontal seismic coefficient alpha h will be computed. जबकि जो दूसरा मेथड है जो जिसको हमने कहा कि हम यूज करेंगे जब हमारे पास जो है डैम की हाइट 100 मीटर से ज़्यादा हो, तो उस केस में हम जो है स्पेक्ट्रम मेथड को यूज करेंगे। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है तो वो फॉर्मूला हमारे पास ये है, अल्फा एच इज इक्वल टू बीटा आई एफ नॉट एस ए डिवाइडेड बाई जी। इसमें जो एस ए डिवाइडेड बाई जी है ये हमारे पास जो है एवरेज एक्सेलरेशन कोएफिशिएंट है। इस जिसको हम जो है ग्राफ से इसकी वैल्यू जो है निकालेंगे, और उसके लिए जो है हम ये हमारे पास ग्राफ है, इस ग्राफ से जो है हम एस ए डिवाइड बाई जी की, ये आपके पास एस ए डिवाइड बाई जी की वैल्यूज है। तो ये वैल्यूज जो है हम इससे जो है इस ग्राफ से निकालेंगे। तो इसके लिए पहले हम जो है टाइम पीरियड जो है फाइंड करेंगे। तो टाइम पीरियड जो है हम फाइंड करेंगे तो वो इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे पहले, जिसका फॉर्मूला है t = 5.55 h² डिवाइड बाय v अंडर द रूट गामा m डिवाइड बाय g इनटू em। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के थ्रू जो है हम टाइम पीरियड ऑफ द नेचुरल ग्राउंड जो है वो फाइंड करेंगे, या नेचुरल पीरियड ऑफ द वाइब्रेशन इन सेकंड वो हम फाइंड करेंगे, और उसके थ्रू जो है हम एस ए डिवाइड बाई जी की वैल्यू फाइंड करेंगे, और फिर इसको उस फॉर्मूले में पुट करेंगे। जबकि एफ नॉट आई और बीटा की वैल्यू जो है हम इन नीचे टेबल से लेंगे, तो हमारे पास जो है अल्फा एच की वैल्यू जो है आ जाएगी।
जो कि हमारे पास सीस्मिक हॉरिजॉन्टल सीस्मिक कोएफिशिएंट की वैल्यू होगी। सो इसमें हमारे पास जो h है वो हमारे पास जो है हाइट ऑफ डैम है इन मीटर, जबकि जो v है वो बेस विड्थ ऑफ द डैम है इन मीटर, जबकि हमारे पास जो गेमा एम है ये यूनिट वेट ऑफ द मटेरियल ऑफ डैम है इन न्यूटन पर क्यूबिक मीटर, यानी कि जिस मटेरियल से हमारा डैम बना है उसका यूनिट वेट है। जी जो है हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जबकि ई एम जो है वो हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल है। Where a number of modes are to be considered for seismic analysis, alpha H shall be worked out corresponding to the various modes, period, and damping, and then design for the shall be computed. In actual response spectra is available, then the same may be used directly instead of the above equation. तो इस इक्वेशन के थ्रू जो है आप क्या करोगे कि नेचुरल जो पीरियड है वाइब्रेशन की इन सेकंड उसको आप फाइंड करोगे, फिर जो है आप इस टेबल में आओगे, ठीक है। तो इस टेबल के थ्रू जो है आपके पास ये कर्व्स है, डिफरेंट कर्व्स है, 0% डैम्पिंग, 2% डैम्पिंग, 5%, 10%, 20% डिफरेंट डैम्पिंग कंडीशंस है, ठीक है। तो आप नेचुरल जो पीरियड है उसको फाइंड करोगे, फिर आप जो है अपने रिक्वायर्ड कर्व को, फॉर एग्जांपल आपके पास 5% डैम्पिंग है तो आप जो है 5% डैम्पिंग के ऊपर आ जाओगे और सीधा जाके आपके पास जो है एस ए डिवाइड बाई एस जी की वैल्यू आ जाएगी, जिसको आप यहाँ पर इक्वेशन में पुट करके बाकी वैल्यूज को पुट करके आप जो है हॉरिजॉन्टल सीस्मिक कोएफिशिएंट अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रम मेथड जो है आप इजीली सॉल्व फाइंड कर सकते हो। ये जो टेबल है इस टेबल के थ्रू जो है आप अल्फा नॉट और नॉट की वैल्यू जो है फाइंड करोगे। तो हमारे पास जो हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो सीस्मिक डायग्राम है या जोन्स हैं, उनको हमने 5 जोन जो है डिवाइड किया है। तो उसमें जो पहला है उसके लिए जो है अल्फा नॉट की वैल्यू है जो जोन नंबर 5 है, या उसको जो है नंबर के हिसाब से जोन नंबर 5 और उसको बाकी जो है हम उसको जोन नंबर 4 कहते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं फिगर में कि उसको हम जोन 4 कहते हैं। यहाँ पर नंबर 5 है लिखा है, ठीक है। ये नंबर 5 के लिए आप जो है अल्फा नॉट की वैल्यू जो आपके पास आएगी उसकी वैल्यू जो है आपके पास 0.08 है, जबकि एफ नॉट की वैल्यू आपके पास उसके लिए 0.40 है। सिमिलरली जो जोन नंबर 3 है उसके लिए आपके पास जो है 0.05 है और 0.25 है। सिमिलरली आपके पास जो जोन 2B है, ये नंबर 3 आपके पास 2B नंबर जोन है, तो 2B के लिए आपके पास जो वैल्यूज है वो 0.04 है और 0.20 है। सिमिलरली 2A के लिए आपके पास 0.02 और 0.10 और आपके पास 0.01 और 0.05। इसके बाद एक छोटा सा नोट है कि फॉर अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर द फाउंडेशन एट 30 मीटर डेप्थ और बिलो द बेसिक सीस्मिक कोएफिशिएंट में बी टेकन एज 0.5 अल्फा नॉट। अगर आपके पास जो आपका स्ट्रक्चर है वो ग्राउंड लेवल से, अगर आपके पास यानी कि उसका जो फाउंडेशन है या स्ट्रक्चर है अगर वो 30 मीटर बिलो है, 30 मीटर बिलो है या 30 मीटर डेप्थ के ऊपर है, तो आपके पास जो अल्फा नॉट की वैल्यू होगी वो आप 0.5 के बराबर लोगे। यानी कि आप फॉर एग्जांपल आपके पास जो है 0.08 अल्फा नॉट की वैल्यू, तो आप उसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर लोगे, सो यू विल गेट द एक्चुअल वैल्यू। And for structure placed between the ground level and 30 meter depth, the basic seismic coefficient may be linearly interpolated between alpha naught and 0.5 alpha naught। और अगर आपका स्ट्रक्चर जो है 30 मीटर डेप्थ से ऊपर है, यानी कि आपका जो नॉर्मल ग्राउंड लेवल है उससे 30 मीटर ऊपर है, 30 मीटर के डिस्टेंस के दरमियान है, तो उस केस में आप जो है इंटरपोलेशन के थ्रू जो है अल्फा नॉट और 0.5 अल्फा नॉट और अल्फा नॉट के दरमियान जो है इंटरपोलेशन के थ्रू उसकी वैल्यू जो है फाइंड करोगे। सिमिलरली आपके पास जो आई है इसको कहते हैं वैल्यू ऑफ इम्पोर्टेंस फैक्टर। तो आई की वैल्यू जो है आप इस टेबल से फाइंड करोगे। इसमें आपके पास जो डैम की वैल्यू है, डैम्स यानी कि ऑल टाइप्स ऑफ डैम्स के लिए आपके पास इम्पोर्टेंट फैक्टर आई की वैल्यू जो है वो 3 है, जबकि जो बाकी कंडीशन है उसके लिए आपके पास जो है डिफरेंट वैल्यूज जो है गिवन है। तो इसमें जो हमारा जो पहला कंडीशन है तो वो हमारा जो है फर्स्ट कंडीशन है यानी कि डैम है,
तो उसकी में इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑल टाइप्स ऑफ डेप्थ के लिए आपके पास 3 है। इस टेबल से आप जो है बीटा की वैल्यू फाइंड करोगे। तो इसके लिए आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल है, ठीक है। जो फर्स्ट टाइप ऑफ सॉइल है वो रॉक एंड हार्ड सॉइल है, सेकंड जो है मीडियम सॉइल है, थर्ड है सॉफ्ट सॉइल है। तो हर टाइप ऑफ सॉइल के हिसाब से आपके पास जो है और फाइल कंडीशन के या फाउंडेशन के हिसाब से आपके पास जो है बीटा की वैल्यू जो है आपके पास गिवन है। तो अगर आपके पास जो है पहली कंडीशन है मींस कि आपके पास जो है फाइल जो है पास हो रहे हैं थ्रू एनी सॉइल बट रेस्टिंग ऑन सॉइल टाइप 1। अगर टाइप 1 के ऊपर रेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में आपके पास जो वैल्यू ऑफ बीटा होगी तो वो आपके पास 1 के बराबर होगी। अगर आपके पास जो है सेकंड टाइप ऑफ सॉइल के ऊपर रेस्ट है तो उस केस में भी 1 है। अगर थर्ड टाइप ऑफ सॉइल तो उस केस में भी आपके पास 1 है। अगर आपके पास जो फाइल्स है वो नॉट कवर्ड अंडर कंडीशन 3, ये कॉलम 3 के अंदर आपके पास कवर नहीं हो रहे हैं, ठीक है, सॉरी ये कॉलम 3 है, कॉलम 3 के अंदर कवर नहीं हो रहे, तो उस केस में आपके पास जो है ये आपके पास सॉफ्ट मीडियम सॉइल के लिए 1 है उसकी वैल्यू, जबकि सॉफ्ट सॉइल के लिए आपके पास 1.2 है। अगर आपके पास रफ फाउंडेशन है तो रफ फाउंडेशन की केस में भी तीनों वैल्यूज 1 है। अगर आपके पास कंबाइंड फुटिंग है, कंबाइंड आइसोलेटेड आरसीसी फुटिंग है विद टाई बीम्स, तो उस केस में आपके पास जो हार्ड रॉक और हार्ड सॉइल है उसके लिए 1 और मीडियम सॉइल के लिए भी 1, जबकि आपके पास जो सॉफ्ट सॉइल है उसके लिए आपके पास बीटा की वैल्यू 1.2 है। In case of isolated RCC footing without tie beams or unreinforced strap foundation, आपके पास जो है पहले के रॉक के लिए 1 है और रॉक और हार्ड सॉइल के लिए 1 है, मीडियम टाइप सॉइल के लिए 1.2 है, जबकि सॉफ्ट सॉइल के लिए 1.5 है। यहाँ पे आजान हो रही, थोड़ा सा वेट करके फिर कंटिन्यू करते हैं। खालिद रहमान काइंडली अपना माइक जो है वो ऑफ कर दें। अच्छा, अगर आपके पास जो है वेल फाउंडेशन है तो उस केस में आपके पास जो टाइप 1 रॉक है या हार्ड रॉक सॉइल है तो उसके लिए आपके पास बीटा की वैल्यू 1 है। मीडियम सॉइल के लिए आपके पास 1.2 है, जबकि सॉफ्ट सॉइल के लिए आपके पास 1.5 है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाउंडेशन के लिए और डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल के लिए आपके पास जो है बीटा की डिफरेंट वैल्यूज गिवन है। सो आप इस टेबल से जो है बीटा की वैल्यू इजीली जो है आप फाइंड कर सकते हैं। नूर काइंडली आप जो है प्रेजेंटिंग स्टार्ट ना किया करें ताकि यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग है वो डिस्टर्ब ना हो।
नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। सो इसके लिए हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है वो दो फोर्सेस की वजह से या कुछ फोर्सेस की वजह से जो है कॉज होती है। एक जो है इनर्शिया फोर्स ऑफ द बॉडी ऑफ द डैम, उसकी वजह से। दूसरा जो है हमारे पास हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर ऑफ द वाटर। So the inertia force acts in the direction opposite to the acceleration imparted by upward forces and is equal to the product of the mass of the dam and the acceleration. आपके पास जो inertia force है वो हमेशा जो है एक्ट करता है हमारे पास जो है opposite to the direction of the earthquake forces के, और ये जो है हमारे पास बराबर होता है mass into acceleration of the dam. For dams up to 100 meter height, the horizontal seismic coefficient shall be taken as 1.5 times seismic coefficient alpha h at the top of the dam, reducing linearly to 0 at the base. हमारे पास डैम्स अप टू 100 मीटर हाइट के लिए हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल सीस्मिक कोएफिशिएंट अल्फा एच है उसको हम अबाउट 1.5 टाइम्स अबाउट लेंगे अल्फा एच सीस्मिक कोएफिशिएंट अल्फा एच के एट द टॉप, और जो कि रिड्यूस होगी लीनियरली टू द जीरो एट द बेस, यानी कि जो आपके पास जो टॉप के ऊपर जो है आपके पास मैक्सिमम वैल्यू होगी, नीचे के आपके पास जो उसकी वैल्यू होगी वो 1.5 टाइम्स सीस्मिक कोएफिशिएंट यानी कि 1.5 अल्फा एच के बराबर होगी, जबकि नीचे आते हुए ये लीनियरली जो है कम होती है बेस के ऊपर जो है सबसे कम होकर जीरो हो जाएगी। This inertia force shall be assumed to act from upstream to downstream or downstream to upstream or to get the worst combination for design. It causes an overturning moment about the horizontal section, adding to that caused by the hydrodynamic force. हमारे पास जो inertia force है ये हमारे जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता है, उसको ओवरटर्न करने की कोशिश करता है with the addition of the hydrodynamic force, यानी कि उसके टॉप के ऊपर इसकी जो इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा होती है। तो टॉप पर इसका इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से जो है ये हमारे स्ट्रक्चर को जो है ओवरटर्न करने की कोशिश करती है with the addition of the hydrodynamic force. For dams over 100 meter height, the response spectrum method shall be used. आपके पास जो डैम्स है जिसके हाइट 100 मीटर से ज्यादा है तो उसके लिए हम जो है रिस्पांस स्पेक्ट्रम मेथड जो है यूज करेंगे। द बेस शियर वीबी एंड बेस मूवमेंट एमपी मे बी ऑब्टेन्ड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। हमारे पास जो वीपी और एमपी जो बेस शियर और बेस मूवमेंट है वैल्यूज है वो इन फार्मूलेस के थ्रू जो है हम कैलकुलेट करेंगे। बेस शियर के लिए जो फार्मूला है वो है वीपी इज इक्वल टू 0.6 डब्ल्यू इनटू अल्फा एच, जबकि जो बेस मूवमेंट के लिए वैल्यू है वो उसकी जो फार्मूला है वो है हमारे पास 0.9 डब्ल्यू एच इनटू अल्फा एच। इसमें जो डब्ल्यू है ये आपके पास टोटल वेट ऑफ द मेसनरी और कंक्रीट इन द डैम इन न्यूटन्स आपके पास, यानी कि टोटल वेट ऑफ द स्ट्रक्चर है। अल्फा एच जो है आपके पास सिस्मिक कोएफिशिएंट की वैल्यू है, जबकि आपके पास जो एच है ये आपके पास हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द डैम है अबव द बेस इन मीटर। For any horizontal section at the depth y below top of the dam, the shear force Vy and bending moment Fy may be obtained as follows. आपके पास कोई भी डेप्थ के ऊपर आप जो है जो आपके पास जो shear force है और जो बेंडिंग मूवमेंट है अगर किसी भी पॉइंट के ऊपर फॉर एग्जांपल एट डेप्थ y अगर आप फाइंड करना चाहते हो फ्रॉम द टॉप ऑफ द डैम तो उसके लिए जो है ये फॉर्मूला है हमारे पास। जो शेयर है वो उसके लिए वो फॉर्मूला है Vy इज इक्वल टू Cv डैश इनटू Vb, जबकि जो मूवमेंट है बेंडिंग मूवमेंट है किसी भी y डिस्टेंस के ऊपर फ्रॉम द टॉप ऑफ द डैम तो उसका जो एक फॉर्मूला है वो है My इक्वल टू Cm डैश इनटू Mb। तो इसमें जो है आप ये जो है ग्राफ यूज करके आप जो है Cv डैश और Cm डैश की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हो। Ceb डैश और Cm डैश की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पहले जो है y ओवर h की वैल्यू जो है फाइंड करनी है। सो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये डैम का सेक्शन है तो h जो है वो आपके पास टोटल हाइट या टोटल डेप्थ ऑफ द डैम है, ठीक है, जबकि y कोई भी डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस के ऊपर आप जो है शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट जो है फाइंड करना चाहते हो। तो
आप जो है पहले y ओवर h की वैल्यू फाइंड करोगे। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है y ओवर h की वैल्यू जो है आ गई 0.2 या 0.4 चले ले लें, ठीक है। तो 0.4 आपके पास आ गई, तो आप जो है CV की वैल्यू फाइंड करना चाहते हो, तो स्ट्रेट आके आप जो है CV का कर्व ज्वाइन करोगे, डायरेक्ट नीचे आके आपके पास जो है CV डैश की वैल्यू जो है आ जाएगी। सिमिलरली अगर आप CM डैश की वैल्यू फाइंड करना चाहते हो तो डायरेक्टली आप जो है 0.4 को जो है ज्वाइन कर लो CM डैश कर्व के साथ, और डायरेक्ट नीचे आके आपके पास जो है CM डैश की वैल्यू आ जाएगी। सो इस तरह जो है आपके पास CV डैश और CM डैश की वैल्यू आ जाएगी, जिसको आप ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करके इन इक्वेशन में पुट करके आप dy और my की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हो। vb वैल्यू आप यहाँ से फाइंड करोगे, mb वैल्यू आप यहाँ से फाइंड करोगे। vb जो है आपके पास बेस शेयर की वैल्यू है, जबकि mb आपके पास बेस मोमेंट की वैल्यू है। क्या इक्वेशन है। नेक्स्ट है आपके पास हाइड्रोडायनेमिक फोर्सेस। ड्यू टू हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑफ द फाउंडेशन एंड डैम देयर इज एन इंस्टेंटेनियस हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर एक्सर्टेड अगेंस्ट द डैम इन एडिशन टू हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। हमारे पास जो एक्सेलरेशन है, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑफ द फाउंडेशन है, उसकी वजह से हमारे पास जो है काफ़ी हाई अमाउंट में हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर जो है प्रोड्यूस होते हैं विद द एडिशन ऑफ द स्टैटिक हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस। इसमें जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस है ये आपके पास वो फोर्सेस है, यानी जो पानी आपके पास जब स्टिल वाटर होता है, यानी कि आपके पास जब अर्थक्वेक नहीं आता और वाटर आप स्टोर करते हैं, तो उसकी वजह से आपके पास जो फोर्सेस आपके स्ट्रक्चर के ऊपर लगती है या फोर्सेस लगती है, उसको हम हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस कहते हैं। लेकिन जब कोई अर्थक्वेक जो है अकर होता है, तो उस केस में आपके पास जो वाटर की वजह से आपके स्ट्रक्चर के ऊपर जो फोर्सेस लगती है उसको हम कहते हैं हाइड्रोडायनेमिक फोर्सेस। हाइड्रोडायनेमिक फोर्सेस आपके पास जो है वेलोसिटीज की वजह से जो है एक्ट करती है। The direction of hydrodynamic forces is opposite to the direction of earthquake acceleration. हाइड्रोडायनेमिक फोर्सेस की जो डायरेक्शन है वो हमेशा आपके पास अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अर्थक्वेक होंगी। Zenger presented formula based on electrical analogy and with assumption that water is incompressible. Zenger जो है एक रिसर्चर है जिसने जो है फॉर्मूला इसके लिए जो है हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर को या इंटेंसिटी को जो है फाइंड करने के लिए फॉर्मूला उन्होंने दिया इलेक्ट्रिकल एनालॉजी मेथड के जरिए, और उसने एज्यूम किया कि वाटर हमारे पास जो है इनकम्प्रेसिबल है। द प्रेशर वेरिएशन इज इलेक्ट्रिकल कम पैराबोलिक, और इसका जो प्रेशर वेरिएशन का जो डायग्राम है वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल कम पैराबोलिक डायरेक्शन में, यानी कि इस शेप में जो है हमारे पास इसका जो प्रेशर वेरिएशन कर्व है हाइड्रोडायनेमिक फोर्सेस का या प्रेशर का, तो इस डायरेक्ट जो है इस कंडीशन में जो है एक्ट करता है। The hydrodynamic pressure at depth y below the reservoir surface shall be determined as follow. Below the reservoir किसी भी डेप्थ y के ऊपर आप अगर हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर जो है फाइंड करना चाहते हो, उसके लिए जो है ये इक्वेशन है PEY is equal to CS into alpha H into gamma W into H। इसमें आपके पास जो PEY है ये आपके पास जो है हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर इंटेंसिटी है इन पास्कल, जबकि आपके पास जो y है तो वो किसी भी डेप्थ y के ऊपर, जो h है वो आपके पास टोटल डेप्थ ऑफ द रिजर्वायर है इन मीटर, जबकि जो cs है वो आपके पास जो है कोएफिशिएंट विद व्हिच वेरीज विद शेप ऑफ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम और डेप्थ ऑफ वाटर, जबकि ch जो है आपके पास कोएफिशिएंट है जो कि वेरी करती है शेप ऑफ द स्ट्रक्चर के साथ। सो अगर आपके पास जो है स्ट्रक्चर है, अगर आपके पास वो बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है, तो उस केस में आपके पास जो CS की वैल्यू है तो वो आपके पास क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। लेकिन अगर आपके स्ट्रक्चर के अंदर स्लोप है तो उस केस में आप जो है CS की वैल्यू जो है आप फाइंड करोगे। CS हमारे पास जो है स्लोप कोएफिशिएंट है। तो अगर आपके पास जो स्लोप है अगर वो हाफ से कम है, हाफ द डेप्थ ऑफ डैम, यानी कि अगर आपके पास जो टोटल हाइट ऑफ डैम है वो h है या डेप्थ ऑफ वाटर जो है वो आपके पास h है, अगर उसको हम डिवाइडेड बाय 2 कर ले, तो अगर आपका स्लोप अगर इस h/2 से कम है तो उस केस में जो है आप इसको नेग्लेक्ट करोगे, इस एंगल को नेग्लेक्ट करके स्लोप को जो है नेग्लेक्ट करोगे, यानी कि ये बहुत कम है, मिनिमल है।
लेकिन अगर आपका जो है स्लोप जो है हाफ से ज़्यादा है तो उस केस में आप इसको कैलकुलेट करोगे। तो सी एस को आप इस फॉर्मूले से जो है इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। सी एस का फॉर्मूला है सी एम डिवाइड बाई टू इंटू वाई बाई एच इंटू टू माइनस वाई बाई एच प्लस अंडर द रूट वाई बाई एच इंटू टू माइनस वाई बाई एच ब्रैकेट क्लोज। इसमें आपके पास जो y है तो वो आपके पास जो है डेप्थ ऑफ प्रेशर हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर है, यानी कि किसी भी पॉइंट के ऊपर ये डेप्थ है आपके पास y। इस पॉइंट के ऊपर हम हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर फाइंड करें तो ये आपके पास y है, देखिए आप h जो है आपके पास टोटल डेप्थ ऑफ डैम है। इसमें cm क्या है, cm आपके पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cs है। तो इसको फाइंड करने के लिए आप जो है फिगर भी यूज कर सकते हो और साथ ही साथ जो है आप ये फार्मूला डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो। इसमें आप जो है जो फार्मूला है सीएम का वो हमारे पास 0.735 इंटू वन माइनस थीटा डिवाइड बाई 90 है। इसमें जो थीटा है ये आपके पास जो है यहाँ पर जो एंगल आपके पास बन रहा है तो ये आपके पास जो है थीटा के बराबर है। टोटल जो आपके पास हाइट है ये आपके पास फॉर एग्जांपल टोटल हाइट है, सो आगे आपके पास इसके साथ जो स्लोप का एंगल बना रही है आपके पास जो है थीटा है। थीटा आपके पास एंगल इन डिग्रीज द अपस्ट्रीम फेस ऑफ द डैम मेक्स विद द वर्टिकल। थीटा आपके पास जो है क्या है, एंगल है जो कि अपस्ट्रीम फेस के साथ आपका वर्टिकल जो है वर्टिकल के साथ आपका अपस्ट्रीम फेस के ऊपर जो एंगल बन रहा है। इफ द हाइट ऑफ द वर्टिकल पोर्शन ऑफ द फेस इज इक्वल टू और ग्रेटर देन of the dam, height of the dam analyze it as vertical component throughout। वही बात है, अगर आपके पास इसकी जो स्लोप की जो हाइट है अगर वो h/2 से कम है या h/2 के बराबर है तो आप इसको जो है एनालाइज करें एज ए स्ट्रेट कंपोनेंट। लेकिन अगर आपके पास अगर स्लोप की वैल्यू जो है h/2 से ज्यादा है जो कि इस केस में है तो उस केस में जो है आप इसको कैलकुलेट करोगे। Otherwise, use a sloping line connecting to the point in center on the upstream face and reservoir surface with the field। तो इस तरीके से आप जो है सी एस की वैल्यू फाइंड करोगे। पहले सी एम की वैल्यू फाइंड करोगे, इसको पुट करोगे सी एस की इक्वेशन में। सी एस की वैल्यू आके आपके पास आएगी तो उसको फिर इस इक्वेशन में पुट करके आप जो है इजीली हाइड्रोडायनेमिक फोर्स, प्रेशर, इंटेंसिटी किसी भी डेप्थ के ऊपर किसी भी वाई डेप्थ के ऊपर इजीली जो है आप फाइंड कर सकते हो। जो सीएम है, सीएम की वैल्यू है वो आप डायरेक्टली इस इक्वेशन से भी जो है आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, इस ग्राफ से भी आप फाइंड कर सकते हो। ये आपके पास जो है नीचे जो है एंगल्स गिवन है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा शुरू कर देता तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये देख ले कि आपके नीचे आपके पास जो है एंगल्स गिवन है, डिफरेंट एंगल्स गिवन है। तो जिस एंगल के ऊपर आपका स्ट्रक्चर जो है इंक्लाइंड है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर थीटा एंगल के ऊपर आपका स्ट्रक्चर इंक्लाइंड है, 20 डिग्री के ऊपर आपका स्ट्रक्चर जो है वो इंक्लाइंड है। तो आप जो है 20 डिग्री के ऊपर आके इस कर्व को ज्वाइन करोगे और स्ट्रेट जो है लेफ्ट डायरेक्शन में चले जाओगे, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ CM व्हिच इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 0.6। तो इस तरह जो है आप अपने लिए जो है CM की वैल्यू जो है इजीली जो है आप फाइंड करोगे through the figure। Next जो है आपके पास the total pressure at the depth y may be found by integrating the pressure curve above the plane। जो टोटल प्रेशर है आप उसको at the depth y उसको इजीली फाइंड कर सकते हो by integrating the pressure curve above the plane। तो उसके लिए जो इक्वेशन है वो हमारे पास है PEY is equal to 1/2 into pi by 4 PEY y plus 2/3 PEY into y जो कि बराबर है हमारे पास 0.726 PEY into y। तो इस इक्वेशन के थ्रू जो है आप इजीली जो है टोटल प्रेशर एट अ डेप्थ फाइंड कर सकते हो। Similarly, the moment of pressure about the joint up to which the pressure is taken is given by the half the sum of the moment of the quarter ellipse and the seeming parabola। Similarly, जो moment of pressure है MEY उसको आप जो है इजीली इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हो जो कि बराबर है हमारे पास 0.3 PEY into y स्क्वायर। इसमें हमारे पास जो PEY है तो वो हमारे पास हाइड्रोडायनेमिक फियर है इन न्यूटन मीटर एट डेप्थ y, जबकि जो MEY है तो वो हमारे पास मूवमेंट है इन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर ड्यू टू द हाइड्रोडायनेमिक फोर्स एट अ डेप्थ y।
जो इफेक्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑन द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिजर्वायर टैटर वाटर रोड है लोड्स है, इनमें सिंस द हाइड्रोडायनामिक प्रेशर एक्ट्स नॉर्मल टू द फेस ऑफ द डैम, there shall be a vertical component of this force if the force of the dam against which it acts is sloping the magnitude at any point at any horizontal section being PEV is equal to PEY2 minus PEY1 into tangent theta। अगर आपके पास जो है जो स्ट्रक्चर है आपका, अगर उसके अंदर जो है स्लोप है, वो स्लोप जो है h/2 डिस्टेंस से ज़्यादा है, तो उस केस में आपके पास जो आपके पास हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर है, तो उस केस में उसका एक वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा जो कि आपके पास जो है बराबर होगा PEV इज इक्वल टू PEY2 माइनस PEY1 इंटू टेंजेंट थीटा। इसमें जो PEV है वो आपके पास जो है इंक्रीज और डिक्रीज इन द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द लोड ड्यू टू हाइड्रोडायनेमिक फोर्स, जबकि PEY2 जो है वो आपके पास जो है टोटल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द हाइड्रोडायनेमिक फोर्स एट एलिवेशन ऑफ द सेक्शन बीइंग कंसीडर्ड। तो PEY2 है वो आपके पास जो है टोटल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है हाइड्रोडायनेमिक फोर्स का, जो कि एलिवेशन के ऊपर उस एलिवेशन के ऊपर जो है आप उस एलिवेशन के ऊपर जिस एलिवेशन के ऊपर आपने सेक्शन को जो है कंसीडर किया है, जबकि PEY1 जो है वो आपके पास टोटल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोडायनेमिक फोर्स एट द एलिवेशन एट व्हिच द स्लोप ऑफ द डैम फेस कमेंसेस, जबकि PEY जो है वो आपके पास टोटल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है उसका हाइड्रोडायनेमिक फोर्स का है जिस एलिवेशन के ऊपर आपके पास जो है स्लोप जो है वो स्टार्ट होता है, जबकि थीटा जो है वो आपके पास एंगल बिटवीन द फेस ऑफ द डैम एंड वर्टिकल है, जो जबकि थीटा के पास जो है आपका जो वर्टिकल है और आपका जो स्लोप है उसके दरमियान जो एंगल है वो आपके पास थीटा के बराबर है। मूवमेंट ड्यू टू वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिजर्वायर इन टेल वाटर लोड may be obtained by turning the lever arm from centroid of the pressure diagram. Similarly, the effect of vertical acceleration जो है आपके पास the effect of vertical upward acceleration is to change the unit weight of water and concrete or masonry। जो इफेक्ट ऑफ वर्टिकल अपवेट है आपकी एक्सेलरेशन का, उसका जो इफेक्ट है वो आपके पास जो यूनिट वेट ऑफ वाटर और कंक्रीट में स्ट्रक्चर उसको चेंज करने की कोशिश करता है। एक्सेलरेशन अपवर्ड इंक्रीज द वेट एंड एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डिक्रीज द वेट। अगर आपके पास जो ग्राउंड एक्सेलरेशन है जो आपकी की वजह से क्रिएट हो रही है, अगर वो अपवर्ड डायरेक्शन में, तो उस केस में आपके पास जो वेट ऑफ द डैम है वो इंक्रीज हो जाता है, जबकि अगर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो उस केस में आपके पास वेट ऑफ द डैम जो है वो डिक्रीज हो जाता है। ड्यू टू वर्टिकल एक्सेलरेशन अ वर्टिकल इनर्शिया फोर्स F is equal to alpha VW is exerted on the dam। वर्टिकल एक्सेलरेशन की वजह से वर्टिकल इनर्शिया फोर्स जो है ये फोर्स जो के बराबर है F is equal to alpha V into W के बराबर है, ये हमारे पास डैम के ऊपर जो है एक्सर्ट होता है इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द एक्सेलरेशन, जो कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन होता है। व्हेन द एक्सेलरेशन इज वर्टिकली अपवर्ड द इनर्शिया फोर्स F इज इक्वल टू अल्फा V W एक्स वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी कि अगर आपके पास जो एक्सेलरेशन है अगर वो वर्टिकली अपवर्ड है तो ये इनर्शिया फोर्स F इज इक्वल जो के बराबर होगा F इज इक्वल टू अल्फा V W के, तो वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, thus increasing momentarily the downward weight, जिसकी वजह से हमारे पास जो वेट ऑफ द स्ट्रक्चर है मोमेंटरीली वो हमारे पास जो है इंक्रीज हो जाता है। एंड व्हेन द एक्सेलरेशन इज वर्टिकली डाउनवर्ड द इनर्शिया फोर्स F इज इक्वल टू अल्फा V W x अपवर्ड, लेकिन जब हमारे पास जो इनर्शिया जो एक्सेलरेशन है अगर वो हमारे पास वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो उस केस में हमारे पास ये जो फोर्स है जो कि बराबर है अल्फा V W के, जो कि एक्ट करता है वो एक्ट करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, द रिजल्ट हमारे पास जो वेट ऑफ द स्ट्रक्चर है वो डिक्रीज होगा मोमेंटरीली। फॉर द मेथड ऑफ डिजाइन सीस्मिक कोएफिशिएंट अप टू 100 मीटर एंड रिस्पांस स्पेक्ट्रम मेथड ओवर 100 मीटर, द वर्टिकल सीस्मिक कोएफिशिएंट अल्फा V shall be taken as 0.75 times the value of alpha H of the respective method at the top of the dam, reducing linearly to the zero at the base। हमारे पास जो अल्फा एच की वैल्यू थी तो हमने कहा था कि वो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है
हॉरिजॉन्टल सीस्मिक फोर्स, हॉरिजॉन्टल सीस्मिक कोएफिशिएंट फोर्स है, तो वो हमने कहा था कि वो हमारे पास 1.5 टाइम्स अल्फा एच के बराबर होगा। यहाँ पर हमारे पास जो वर्टिकल सीस्मिक कोएफिशिएंट है, जिसको हम अल्फा वी से डिनोट करते हैं, वो हमारे पास बराबर होगा 0.75 टाइम्स अल्फा एच के, जो कि टॉप के ऊपर जो है उसकी वैल्यू जो है मैक्सिमम होगी, और लीनियरली वो रिड्यूस होकर बॉटम के ऊपर हमारे पास जो है जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका जो लेक्चर नंबर 15 है वो कंप्लीट हो गया है। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछें। एहसानुल्लाह का क्वेश्चन है कि इम्पल्सिव ग्राउंड मोशन, इम्पल्सिव ग्राउंड मोशन का मतलब है कि आपके पास जो है काफ़ी हाई मोशन जो है जो फोर्स है। हम लोग को मेरी आवाज़ जो है आ रही है? अच्छा, जो इम्पल्सिव ग्रुप मोशन है, तो वो जो है हमारे पास हमारे पास इम्पल्सिव फोर्स है, जो कि काफ़ी लार्ज एरिया फोर्स है, जो कि वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड में जो है या वेरी शॉर्ट टाइम में जो है एक्ट करता है। उसको हम जो है इम्पल्सिव ग्रुप मोशन, ग्रुप नहीं है, इम्पल्सिव ग्राउंड मोशन जो है कहेंगे। वो फोर्स जिसकी जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हो, ठीक है, जो कि वेरी लार्ज फोर्स हो, लेकिन उसका जो टाइम पीरियड हो वो काफ़ी शॉर्ट हो, तो ऐसे फोर्स को हम कहते हैं इम्पल्सिव ग्राउंड मोशन। कि और किसी का कोई क्वेश्चन हो? समरी that समरी that bagwata munga chicken ne start kado topic ko dunga forces acting on de parallel sarau earthquake forces मैंने टॉपिक है पति के मुंग सारा चेकम दे दो मेथड्स दी मुंगा वेचे बागे पत्रू बारे मुंगा चेकम दा अब विद लोड्स या गंगा फाइंड तो बारे के चेकम पहले ने मेथड देंगे तंगा वायु सीस्मिक कोएफिशिएंट मेथड, जब के चेकम वेव मेथड देंगे तंगा वायु रिस्पांस स्पेक्ट्रम मेथड। पति के चेकम दा सीस्मिक कोएफिशिएंट मेथड दे तंगा अली इसको चेकम सर दा डैम हाइट 100 मीटर या 100 मीटर ना कमी, जबकि चिकम दा वेव मेथड दे रिस्पांस स्पेक्ट्रम मेथड तंगा अली इसको चिकम सर कम दा डैम हाइट देखा दा 100 मीटर ना सेवाई देखिए चिकम सर दा बेसिक सीस्मिक कोएफिशिएंट मेथड दे आगे किमुगा चिकम हॉरिजॉन्टल सीस्मिक कोएफिशिएंट दे आगे चिकम कम फाइंड तो होगा पदी फार्मूला मानिए फाइंड तो अल्फा एच इज इक्वल टू बीटा आई इनटू अल्फा नॉट। पदी के चिकम ना अल्फा एच दे तंगा वायु एल हॉरिजॉन्टल सीस्मिक कोएफिशिएंट देखिए द बीटा चिकम दे और आई और अल्फा नॉट द डी वैल्यूज में सारा लाने टेबल्स गिवन नी द दी नंबर द डी वैल्यूज रावाखलो और पदी फार्मूला के पुट को नंगा चिकम दे सारा हॉरिजॉन्टल सीस्मिक कोएफिशिएंट वैल्यू राशि पदी के ना पद चिकम सारा दे द स्पेक्ट्रम रिस्पांस रिस्पांस स्पेक्ट्रम मेथड चिकम दे पदी के चिकम मुंगा हॉरिजॉन्टल सीस्मिक कोएफिशिएंट मालूम ना होगा पदी फार्मूला मालूम दा फार्मूला चिकम ने दा सीस्मिक कोएफिशिएंट मेथड का पारा था, जबकि दा फार्मूला में सरा दा रिस्पांस स्पेक्ट्रम मेथड का पारा था। बदे की चिकम सरा दा बीटा आई और एफ नॉट दे दा मुंगा चिकम ने तल तक द दिलान दे टेबल्स ना खलु, जबकि चिकम ना एस डिवाइडेड एस ए डिवाइडेड बाय जी वैल्यू दा अगर मुंगा चिकम ने अवल सु को दा दा पारा मुंगा टी वैल्यू फाइंड टू पहला टी वैल्यू चिकम का फाइंड तो हम लोग पदी फार्मूला फाइंड को टी इज इक्वल टू 5.55 x स्क्वायर डिवाइड बाय v अंडर द रूट गामा m डिवाइड बाय g इनटू m e m द डिफरेंट चिकम वैल्यूज दी h चिकम देगा हाइट ऑफ डैम दे v चिकम दे बेस दे गामा m चिकम दे यूनिट वेट ऑफ मटेरियल दे g चिकम दे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे और e m चिकम दे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल दे देखिए वैल्यूज पुट को सर द टी वैल्यू राशि टी में सर से दे नेचुरल पीरियड ऑफ द वाइब्रेशन इन सेकंड से अगर वैल्यू चिम सर राशि अगर चिकम ने व्याम सर डिफरेंट डैम्पिंग कर्व्स दी फॉर एग्जांपल अगर हम सर 5% डैम्पिंग कर्व देना है चिकम ने दा कम दा नेचुरल पीरियड वैल्यू में सर ला द टी वैल्यू
هغه زه د سلیکټ کوم هغه د کرف سره جوائن کوم او چې لیفت سایډ ته ځلای شم نو مال د اس ا ډیوایډډ بای جی ویلیو مال راکړي هغه د ا ویلیو ډیوایډ بای جی چې کوم ویلیو دا هغه دلته کې پټ کوم دی ایکویشن کې او بیٹا اور آی اور اف نوٹ ویلیو چې کوم دی د لاندې چې کوم ټیبل چې دینه پټ کوم نو ما سره به د الفا ایچ which is horizontal seismic coefficient دا غي ویلیو ما سره راشي هغه نه پس موږ اوویل چې موږ سره چې کوم دا horizontal seismic coefficient ته دا به موږ سره په ټاپ باندې میکسیمم او په باټم باندې به موږ سره مینیمم په ټاپ باندې چې کوم د دې د افیکټ ته هغه موږ سره به وي د دې چې کوم د افیکټ ته هغه موږ سره 1.5 times alpha h برابر دی د دې چې کوم دا horizontal acceleration دی जबकि چې د دې کوم دا ورټیکل افیکټ دی هغه موږ سره 0.75 الفا h برابر دی هغه نه بعد چې کوم دی دا موږ چې کوم بیس شیر دی او بیس موومنت دی په سټرکچر باندې هغه به څنګه معلومو هغه د لپاره موږ چې کوم دی دا دوه ایکویشن وي pb = 0.6 w alpha h or mb = 0.9 w h into alpha h په دې ایکویشن په تر باندې موږ بیس شیر او بیس موومنت کوم دی فایند کوو هغه نه بعد کله زه په اني ډیسټنس باندې غواړم چې زه وایم چې فور ایگزامپل په دې وای ډیسټنس باندې زه چې کوم دی دغه فایند کوم دا بیس د شیر فورس او موومنت چې کوم دی هغه په دې وای ډیسټنس باندې زه فایند کوم د فګر کې تاسو کته شي فور ایگزامپل په دې پوینټ باندې زه فایند کوم نو دا دې لپاره چې کوم نه ما سره چې کوم فارمولا هغه د vy = cv dash into vb और my वैल्यू دا जो چې کوم موومنت دی هغه cm dash into mb دي کې چې کوم ما سره cv और cv dash और cm dash ویلیو دا هغه څنګه فایند کوم هغه به تاسو فایند کوم چې ما سره دا y over h ویلیو باور څه فایند کوم h ما سره څه ټوټل ډیپث اف دی ډیم دی یا هایټ اف دی ډیم دی जबकि h जबकि y ما سره چې کوم نه هغه پوینټ چې کوم پوینټ باندې زدا په ویلیوز فایند کوم زه به y over h ویلیو فایند کوم هغه به چې کوم ما سره فور ایگزامپل ما سره رالو 0.4 هغه به ضرورم دي cb کرف سره به جوائن کوم او cm کرف سره به هم جوائن کوم دې چې کله cv کرف سره جوائن cv ډیش کرف سره جوائن کوم لاندې براشم مال بدل چې کوم د cv ډیش ویلیو راګي which is 0.4 similarly چې کله دا cm ډیش کرف سره جوائن کوم مال بدل cm ډیش ویلیو راګي which is approximately 0.15 هغه ویلیوز پر حواله هغه به چې کوم دی دلته کې د بر ایکویشن کې پټ کوم د ایکویشن کې به پټ کوم دلته کې we will get the shear force and bending moment at a point at a distance y from the top of the dam هغه نه بعد چې کوم نه موږ هایدرودینامک فورسز باره کې hydrodynamic forces چې کوم هغه معلومه هغه په دې equation ما معلومه which is PEY = CS into alpha H into gamma W into H چې کله موږ سره earthquake راشي نو هغه کیس کې موږ سره hydrodynamic forces چې کوم دې کریټ کیږي چې کله موږ سره earthquake نه راغلی نو هغه کیس کې موږ سره صرف static hydrostatic forces دي چې کله موږ سره اوبه په سټیل کنډیشن کې او هغه چې کوم سټرکچر باندې زموږ فورسز یا پریشر اپلای کی هغه ته موږ وایو hydrostatic forces یا پریشر जबकि چې کله موږ سره earthquake اثر شي نو هغه کنډیشن کې موږ سره چې کوم دا اوبو چې کوم دا زموږ په سټرکچر باندې کوم پریشر یا فورسز چې کوم نه کریټ کوي یا هغه کریټ کوي هغه باندې زموږ په سټرکچر باندې کوي هغه فورسز ته وایي موږ هایدرودینامک فورسز یا هایدرودینامک پریشر هغه کې چې کوم هایدرودینامک پریشر انټنسټي دا موږ په دې اکویشن باندې فایند کوو which is CS alpha H gamma W into H پدې کې موږ سره چې کوم PEY دی هغه موږ سره د هایدرودینامک پریشر انټنسټي جبکه دا H چې کوم دی هغه موږ سره ډیپث اف دی ریزروایر دی او CS چې کوم دی هغه موږ سره کیپ کوفیشنټ دی which varies with shape او CS چې کوم دی هغه څنګه معلومه موږ هغه د لپاره موږ سره دا دوه فارمولې دي CS = CM divided by 2 into this rest of the formula پدې کې چې کوم دا CM دی هغه موږ په دې فارمولا باندې معلومه پدې کې موږ د تیټا ویلیو پهلا فایند کو تیټا ویلیو موږ څنګه فایند کو فور ایگزامپل دا ما سره بالکل بغیر سلوپ دی یعنی سټریټ پورشن دی دا سلوپ ما سره په څومره انګل باندې دلته کې ما سره دی نو د دې تیټا دغه موږ تیټا ویلیو فایند کړ دا تیټا ویلیو په دلته په کوم دی نو ما سره CM ویلیو راشي هغه CM ویلیو د بر ایکویشن کې په کوم ما سره به CS ویلیو راشي
This CS value was put on the equation के the no values बहुम put on मात्रा बल total hydrodynamic pressure intensity value राशि. The hydrodynamic pressure intensity at the depth y from the top पर act by for मैंने की 48 point का आते. और the चिकम ना curve दे दबा in the form of semi elliptical cum parabolic shape के. This is the curve of hydrodynamic pressure variation curve. जबकि चिकम दा ट्रायंगुलर शेप के साथ तकारी दाम सर चिकम दे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वेरिएशन डायग्राम है. अगेन अब बात चिकम दे मुंगा वेल चिकम दा सीएम वैल्यू दा अगमगा पाकम दे ग्राफ पत्रुबा ने हम मालूम होले जो ग्राफ पत्रुबे संग मालूम हो चिकम दा थीटा एंगल लेवल वागा फाइंड को ये थीटा एंगल मुंगा सर राशि अगर फॉर एग्जांपल मुंगा सर रालो 40 डिग्री ना 40 डिग्री बस बारा लाट हम दलता के पल दे लाइन सर ज्वाइन कर the line curve sir is a joint comes over left side the large the left direction के large माला पर direct the हमने दा ग्राफ the cm value राखी और दा cm value ता जो बड़ा equation के put कहीं दी के cs equation you will get so you will get this cs value and then put cs value in this equation you will get the p y value. अगेन बात चिकम दा टोटल प्रेशर दे अगर मालूम फार्मूला सरा दा फार्मूला दा और सिमिलरली टोटल मूवमेंट एट दैट पॉइंट मालूम सरा दा फार्मूला दा. अगेन बात चिकम दा सरा हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन चिकम खास की आगे दा वजह चिकम सर चिकम दा स्ट्रक्चर दे आगे के चिकम स्लोप के आगे दा वजह चिकम सरा हाइड्रोडायनामिक प्रेशर दा वजह चिकम वर्टिकल कंपोनेंट या वर्टिकल फोर्स चिकम राजिम सर आगे दा फार्मूला दा पति के चिकम दा PEY2 दे दाम सर दे आगा पॉइंट दे द टोटल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आगा पॉइंट दे चिकम हाइड्रोडायनामिक फोर्सेस दा वजह क्रिएट की एट द एलिवेशन पाग एलिवेशन माने चिकम सेक्शन माने पूरा फुल स्ट्रक्चर कंसीडर कर रही जबकि PEY1 आगा पॉइंट दे चिकम पॉइंट माने सर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट the hydrodynamic force of the create की पागा पॉइंट मान चिकम पॉइंट मान मुसरा स्लोप स्टार्ट की गई और थीटा मुसरा चिकम जागा एंगल बिटवीन द फेस ऑफ द डैम एंड वर्टिकल डैम एंड के चिकम डैम का ब्या मुसरा चिकम दा वर्टिकल कंपोनेंट दे दा वर्टिकल एक्सेलरेशन दे आगे बार की हुई जिंगा सर दा कम वर्टिकल एक्सेलरेशन दे या वर्टिकल फोर्स या बराबर दे F = अल्फा v * w. ठीक है पति बारे में सजो अपन वर्टिकल एक्सेलरेशन का या वर्टिकल एक्सेलरेशन चिकम एक्सेलरेशन वो चिकम सरा इफेक्ट क्रिएट की फोर्सेस क्रिएट की अब पॉइंट टू और दा चिकम सरा दा वर्टिकल सीस्मिक कोएफिशिएंट है अल्फा v दा वर्टिकल सीस्मिक कोएफिशिएंट है अल्फा v दा सरा 0.75 टाइम्स बराबर है दा अल्फा h पर टॉप माने बता में सरा मैक्सिमम में और लीनियरली बवेरी पर बॉटम माने सरा 0 की गई. अच्छा जी और किसी का कोई क्वेश्चन हो क्लियर हो गया जी फर्दर किसी का कोई क्वेश्चन हो अगर आप लोगों को क्वेश्चन नहीं है तो काइंडली आप मीटिंग लीव कर लें ताकि मैं मीटिंग को सेट कर सकूं.